हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अधिगम के पार्ट में अभिकर्मित अनुदेशन की चर्चा करेंगे, जो क्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ब्रूम फ्रेडरिक स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर क्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा, उसी को बेस मानते हुए आज अपन अभिकर्मित अनुदेशन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभिकर्मित अनुदेशन से नवाचार के अंतर्गत प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, चाहे वो रिट के अंदर फर्स्ट लेवल में हो, चाहे सेकंड लेवल एसएसटी में हो, चाहे मैथ साइंस के पार्ट में हो। तो नवाचार के अंतर्गत इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अभिकर्मित अनुदेशन। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन कैसे अस्तित्व में आया था। तो अभिकर्मित अनुदेशन व्यवहारवादी सिद्धांतों के बाद ही अस्तित्व में आया और इसके जनक जो हैं वो ब्रूम फ्रेडरिक स्किनर ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को बेस मानते हुए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ा था, क्रिय अनुबंधन या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जी, ये सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से जानते हो कि ये जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक एडवर्ड ली थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम पर आधारित है और ये प्रयास एवं त्रुटि के अंतर्गत ही जो उन्होंने प्रभाव का जो मुख्य 3 नियम दिए थे, प्रभाव का या संतोष का या फिर परिणाम का, इसी को कहते हैं, और एक अभ्यास का और एक साथ ही साथ तत्परता का जो मुख्य नियम दिया था। अब इसके बाद क्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जो जनक हैं वो आपको पता है, बीएफ स्किनर, ब्रूम फ्रेडरिक स्किनर हैं। और आप अच्छे से जानते हो उन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया। 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और वैसा ही प्रयोग उन्होंने 1943 में कबूतर पर किया। ओके, अब देखिएगा, इसी क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है हमारा अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन या फिर इसको नाम दे सकते हैं अभिकर्मित अधिगम। क्या नाम दे सकते हैं? अभिकर्मित अधिगम। जी, एक ही बात है, अलग नहीं है। तो अभिकर्मित अनुदेशन या अभिकर्मित अधिगम के जनक कौन हैं? तो जी, इसके जो जनक हैं या इसके जो प्रतिपादक हैं वो बीएफ स्किनर ही हैं। बीएफ स्किनर, और उन्होंने ये 1952 में दिया था। 1952 में, क्योंकि 1950 में स्किनर ने टीचिंग मशीन का निर्माण किया था। उसके बाद इन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन को 1952 में रखा। अब दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है कि अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है। जी, अभिकर्मित अनुदेशन किसे कहेंगे हम? हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही चलेगा कि अभिकर्मित अनुदेशन है क्या। देखिए, एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है और छोटे छोटे खंडों में बांटने के बाद वो विद्यार्थी को रख दे दी जाती है और विद्यार्थी उसमें स्वयं की गति से और स्वयं परिवर्तन के आधार पर सक्रिय होकर सीखता है। दोबारा से सुनिए, अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं की गति से स्वयं परिवर्तन करके सक्रिय होकर सीखता है। क्या बताया? इसमें बालक के सामने जो विषय वस्तु होती है सीखने योग्य, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और विद्यार्थी स्वयं के परिवर्तन और स्वयं की स्वयं गति से सक्रिय होकर के स्वयं सीखता है। इसमें अध्यापक एक
पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। और ये एक अभिकर्मित अनुदेशन जो होता है एक आत्म शिक्षण ही होता है। क्या होता है? आत्म शिक्षण होता है। और बालक इसमें स्वयं की गति से सीखता है, अर्थात स्वयं सीखने की ये प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ अभिकर्मित अनुदेशन एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित है, जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक का काम करता है। दोस्तों, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं मैं अभी इनको नोट करवा रहा हूं, साथ साथ नोट कर सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया लिख देंगे, एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी शव गति, शव परिवर्तन से सक्रिय होकर सीखता है। यही क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन है। देखिएगा क्या कहा अभिकर्मित अनुदेशन में, एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु या सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है और जिसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं गति या स्वयं परिवर्तन से सक्रिय होकर सीखता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अभिकर्मित अनुदेशन है, अभिकर्मित अनुदेशन एक आत्म शिक्षण है, एक आत्म शिक्षण है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है? कि आत्म शिक्षण है। और देखिए इसमें क्या कहा गया, स्वयं गति से सक्रिय होकर सीखता है। तो यहां पर स्वयं सीखने की प्रक्रिया है, स्वयं सीखने की प्रक्रिया। जी, ये स्वयं सीखने की एक प्रक्रिया भी है, साथ ही साथ ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और शिक्षक इसमें मात्र शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? शिक्षक इसमें पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। दोस्तों, अब अगर हम अभिकर्मित अनुदेशन के इतिहास की बात करें कि इसका इतिहास क्या है, तो दोस्तों आज बढ़ती हुई जनसंख्या और ज्ञान की तीव्र गति से विकास के कारण आज शिक्षक के द्वारा बालक पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या हुआ, 1926 ईस्वी को डॉक्टर प्रेसे जो अमेरिका के थे, उन्होंने ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका में एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें बालक अपने ज्ञान का स्वयं जांच कर सकता था और वो मशीन सही और गलत का संकेत देती थी। यानी अभिकर्मित अनुदेशन कैसे अस्तित्व में आया, इसका क्या इतिहास है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में जो आज वर्तमान में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है और ज्ञान की तीव्र गति से जो विकास हो रहा है, इसमें शिक्षक के द्वारा बालक पर विशेष ध्यान नहीं रखा जा सकता। यानी कह सकते हैं कि अध्यापक बालक पर विशेष ध्यान देने में असमर्थ है। ऐसे में अमेरिका के डॉक्टर प्रेसे ने ओहियो विश्वविद्यालय में एक मशीन का निर्माण करवाया। इस मशीन में बालक स्वयं अपने ज्ञान की जांच कर सकता था। वो मशीन सही और गलत के संकेत देती थी, सही और गलत के संकेत देती थी। 1926 के बाद एक बात और भी आती है। 1931 में पीटरसन, 1934 में लिटल नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ है। उसके बाद 1948 में एंजेल। इन तीनों व्यक्तियों ने एक बात कही कि प्रत्येक प्रश्न के पश्चात अगर उसका सही उत्तर या गलत उत्तर बता दिया जाए तो बालक को सीखने में तीव्रता मिलती है या सीखने में वृद्धि मिलती है। इसके बाद 1950 ईस्वी में अभिकर्मित अनुदेशन से पहले
बीएफ स्किनर ने 1950 ईस्वी में एक टीचिंग मशीन बनाई, जो के लिए अनुबंधन सिद्धांत पर हमने जो पढ़ा था, यानी जो स्किनर बॉक्स था, वही आगे चलकर जो टीचिंग मशीन कहलाई थी। अभिकर्मित अनुदेशन उसी टीचिंग मशीन का एक पार्ट माना जाता है। तो बीएफ स्किनर ने 1950 में एक टीचिंग मशीन बनाई, जो आगे चलकर अभिकर्मित अनुदेशन या अभिकर्मित अभिगम के लिए विशेष माध्यम स्थापित हुआ। और 1963 ईस्वी में अभिकर्मित अनुदेशन भारत में अस्तित्व में आता है। यानी ये पूछे कि भारत में अभिकर्मित अनुदेशन कब अस्तित्व में आया, तो 1963 ईस्वी में आया। यानी भारत में अभिकर्मित अनुदेशन 1963 ईस्वी को अस्तित्व में आता है। डॉक्टर एस कुलकर्णी, डॉक्टर करसन मूर्ति और डॉक्टर सुश्री एम शाह के प्रयास से ये भारत में भी अस्तित्व में आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभिकर्मित अनुदेशन के कितने भाग हैं। मुख्यतः इसके 2 भाग हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के कौन कौन से भाग हैं, उनको सविस्तार पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। अब देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन के जो मुख्य भेद हैं वो 2 हैं। मुख्य भेद कितने हैं? 2। तो सबसे पहला भेद होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। जी, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रवर्तक हैं वो बीएफ स्किनर हैं। बीएफ स्किनर 1952 ईस्वी देना है। 1952 में नहीं, 1954 ईस्वी। 1952 में तो अभिकर्मित अनुदेशन और 1954 में रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। यानी उन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में 1952 में और इनका जो पार्ट बताया रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन 1954। अब देखिए, इस रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के उपनाम क्या क्या है। उपनाम दोस्तों, इसे कहा जाता है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। क्या कहा जाता है? बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। साथ ही साथ इसको श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या देंगे? श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन। ओके, ये थे पहला जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन था। अगर दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। कौन सा? शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। और इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए क्राउंडर 1960। इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए क्राउंडर 1960 ईस्वी। और इस शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की अगर हम उपनामों की बात करें, इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो एक तो इनको कहा जाता है, जैसे इसको बाह्य कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? आंतरिक। आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन। आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन। साथ ही साथ आंतरिक के साथ साथ इसे परंपरागत और बहुरूपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परंपरागत और बहुरूपिया। जी, परंपरागत अभिकर्मित अनुदेशन और नाम दिया जाता है बहुरूपिया अभिकर्मित अनुदेशन। सारा डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार तो नाम की बात कर रहे हैं। अब ये तो 2 मुख्य थे। अगर हम अन्य भेद की बात करें, अन्य भेद में इसका जो तीसरा है वो है अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। इसके दोस्तों जो प्रवर्तक हैं, वो थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट 1962। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इसी अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन का जो उपनाम है वो है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। ये इसका उपनाम है। ओके, ये मैथेटिक्स नाम कैसे पड़ा, अब इस पे चर्चा करते। देखिए, देखो जो मैथेटिक्स वर्ड है,
ये मैथेटिक्स नामक एक उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, यानी इन्होंने थॉमस एफ गिलबर्ट ने मैथेटिक्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1962 में। और ये मैथेटिक्स वर्ड जो है ये यूनानी भाषा के मेथीन शब्द का व्युत्पन्न है, और इस मेथीन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जी सीखना। क्या होता है? सीखना। तो औरो अभिकर्मित अनुदेशन का जो मैथेटिक्स जो नाम दिया पड़ा, ये मेथीन वर्ड से ही पड़ा है। किससे? मेथीन, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। और औरो अभिकर्मित अनुदेशन में जो जिसका उद्देश्य था इसका विषय वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी ये जो औरो अभिकर्मित अनुदेशन है ये पाठ्य वस्तु पर या विषय वस्तु पर एकाधिकार पर बल देता है। ये बात थी तीसरी। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें तो इसका चौथा भेद जो था वो है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। क्या है? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, सबसे पहले इसको कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो 1961 में हुआ है। कब हुआ है? 1961 में। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन पर सबसे पहले प्रयोग 1961 ईस्वी को इलिनॉय विश्वविद्यालय में हुआ है। कहां पे? इलिनॉय विश्वविद्यालय अमेरिका में। कहां हुआ है? इलिनॉय विश्वविद्यालय में। ओके, सबसे पहले प्रयोग की बात आई तो इसके बाद अगर बात आगे बढ़ाएं तो 1966 ईस्वी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के, याद रखिएगा 1966 ईस्वी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने, किसने? पैट्रिक स्पेस ने प्राथमिक बच्चों के लिए गणित और वाचन पर कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन का प्रयोग किया और वही कहलाया कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। कब की बात करें? 1966 ईस्वी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने प्राथमिक स्तर पर गणित व, याद रखिए गणित व वाचन, गणित व वाचन के लिए कंप्यूटर आधारित अभिकर्म का प्रयोग किया। बस इसमें इतनी ही बात है। यानी कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की बात अगर हम करें तो 1961 में इसको सर्वप्रथम प्रयोग में लिया गया है इलिनॉय विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो 1966 ईस्वी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस के द्वारा, किसके द्वारा? पैट्रिक स्पेस के द्वारा प्राथमिक स्तर पे गणित व वाचन के लिए कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का प्रयोग किया गया। ये थे इनके चार भेद। इनके कितने भेद? चार भेद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जबकि मुख्य भेद कितने हैं? दो ही हैं। अगर हमें पूछे कि अभिकर्मित अनुदेशन के कितने भेद हैं तो हमें कितने भेद हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? दो ही ढूंढेंगे आप। क्या ढूंढेंगे? दो। यानी अभिकर्मित अनुदेशन के मुख्य भेद कितने हैं? तो दो हैं जी। अगर ये नाम दो नहीं आए तो अभिकर्मित अनुदेशन के आप आंसर के रूप में तीन भी आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों इस अभिकर्मित अनुदेशन के या हम अभिकर्मित अनुदेशन जो हमने प्रकार पढ़े, इसके बाद हमें अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत पढ़ने हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन किन किन सिद्धांतों की अनुपालना करता है, और फिर उन सिद्धांतों के बाद हम रेखीय विकर्मित अनुदेशन, शाखीय विकर्मित अनुदेशन और अवरोह विकर्मित अनुदेशन, यानी रेखीय और शाखीय को अलग अलग पढ़ करके उनका अंतर पढ़ेंगे
और फिर और अभिकर्मित अनुदेशन को पढ़ेंगे। यानी थोड़ा लेंथली टॉपिक है, पर डिटेल से प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से समझ में आपको आएगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, एक एक बातें अच्छी होंगी और एग्जाम दृष्टि से बात चर्चा करेंगे अपन। तो अब लेते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत क्या क्या है, यानी किन किन सिद्धांतों की अनुपालना अभिकर्मित अनुदेशन करता है। अब देखिए चर्चा करते हैं अपन अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार या सिद्धांत, सॉरी अभिकर्मित अनुदेशन के जो सिद्धांत हैं वो स्किनर के अनुसार कितने हैं जी? स्किनर ने इसके 5 बताए हैं। कितने बताए हैं? 5। पहला बताया है बाह्य अनुक्रिया सिद्धांत। क्या बताया है? बाह्य अनुक्रिया सिद्धांत। पहला क्या बताया? बाह्य अनुक्रिया सिद्धांत। और 2 नंबर जो बताए हैं वो छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। कौन सा? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। और 3 नंबर है वो है सौगति। सौगति, सौगति मतलब स्वयं के प्रयास से, सौगति कहें या स्वप्रयत्न कहें, बात एक ही है। तो सौगति या स्वप्रयत्न का सिद्धांत, ये तीसरा। इसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा होता है शीघ्र पृष्ठपोषण। शीघ्र पृष्ठपोषण के साथ साथ प्रतिपुष्टि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिपुष्टि। तो एक नाम आया शीघ्र पृष्ठपोषण, शीघ्र पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। क्या? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत जी, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये चौथा रहा। अब 5वां जो है वो है स्वमूल्यांकन, यानी बालक के द्वारा स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना, तो है वो है स्वमूल्यांकन। तो हमें यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि अभिकर्मित अनुदेशन के अनुसार स्किनर ने कितने सिद्धांत बताए? अभिकर्मित अनुदेशन के उन्होंने 5 सिद्धांत बताए। पहला बाह्य अनुक्रिया, 2 नंबर छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, 3 नंबर स्वगति या स्वपरिवर्तन का सिद्धांत, और 4 नंबर है वो शीघ्र पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, और 5वां है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। दोस्तों इसके बाद हमें कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट मेयर ने कितने सिद्धांत बताए? रॉबर्ट मेयर ने 8 सिद्धांत बताए हैं। कितने बताए? 8 सिद्धांत। ये डिजिट याद रखिएगा कि अभिकर्मित अनुदेशन के रॉबर्ट मेयर ने कितने सिद्धांत बताए हैं? 8 बताए। जबकि रॉबर्ट गेने, कौन? रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने इसके 10 सिद्धांत बताते हैं। कितने बताते हैं? 10 सिद्धांत। यानी रॉबर्ट मेयर 8 सिद्धांत बताते हैं और रॉबर्ट गेने इसमें 10 सिद्धांत बताते हैं। जबकि अन्य अगर बात करें कि अन्य सिद्धांत जो महत्वपूर्ण इसके अंदर बच जाते हैं 5 के अलावा, वो एक है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। और क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद आता है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। कौन सा? पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। ओके, पहला इसमें क्रियाशीलता, दूसरा पुनर्बलन, और तीसरे की अगर हम बात करें महत्वपूर्ण में तो वो होता है तार्किक क्रम का सिद्धांत। कौन सा? तार्किक क्रम का सिद्धांत जी, तार्किक क्रम का सिद्धांत। ये थे जी 5 इसके स्किनर के अनुसार और 3 उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण में, और रॉबर्ट मेयर ने 8 बताए, रॉबर्ट गेने ने इसमें 10 बताए। ओके, अब बात करते हैं अपन रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को। किसको पढ़ते हैं? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। देखिएगा, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जिसके प्रवर्तक बीएफ स्किनर हैं, 1954 हमने पढ़ा था, और इसको बाह्य अभिकर्म या श्रृंखला अभिकर्म भी कहा जाता है। बाह्य अभिकर्म या श्रृंखला अभिकर्म इसको कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है
कि विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट करके क्रमबद्ध रूप से बालकों की अनुक्रिया के आधार पर वांछित परिवर्तन किया जाता है। क्या बोला गया? विषय वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट करके क्रमबद्ध रूप से रखकर, यानी पहले उसको छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फ्रेम में रख करके उन फ्रेमों के प्रति बालकों की अनुक्रिया के आधार पर वांछित परिवर्तन को देखा जाता है। दोबारा सुनिए, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को बाह्य अभिकर्म भी कहा जाता है, श्रृंखला अभिकर्म भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक बीएफ स्किनर हैं, बीएफ स्किनर हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट करके क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे फ्रेमों में रख करके बालकों की अनुक्रिया के आधार पर वांछित परिवर्तन को देखा जाता है। ओके, इसके बाद आता है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की क्या विशेषता है। अगर देखिए, इसमें बालक के सामने जब फ्रेम होते हैं, बालक के सामने छोटे छोटे फ्रेम होते हैं और फ्रेमों के आधार पर वो अनुक्रिया करता है और उसी अनुक्रिया के आधार पर हम वांछित परिवर्तन देखते हैं कि बालक सीखा है या नहीं सीखा। परंतु इस अभिकर्म में बालक एक तो स्व गति से सीखेगा, स्व गति से सीखना, यानी इस अभिकर्म में क्या करेगा, बालक स्वयं की गति से सीखता है और स्वयं की गति के साथ साथ स्वयं ध्याय से सीखता है। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है, यानी इसमें अभिकर्म के अंदर फ्रेम दिए जाते हैं, क्रमबद्ध दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर बालकों की अनुक्रिया पर वांछित परिवर्तन को देखा जाता है, अर्थात बालक को स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। इसमें अध्यापक मात्रा है, अध्यापक पथ प्रदर्शक का काम करता है। अध्यापक क्या होता है? पथ प्रदर्शक का काम करता है। साथ ही साथ जब अध्यापक पथ प्रदर्शक का काम करता है तो बालक में स्वयं अध्याय की आदत पड़ जाएगी, स्वयं की गति से सीखेंगे। और इसमें ये जो बात आती है कि स्वयं की गति से सीखेंगे, तो इसमें बालक व्यक्तिगत विभिन्नता को भी महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व। साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुनर्बलन और प्रबलन पर आधारित है। कौन सा? रेखीय विकर्मित अनुदेशन। ऐसा पेपर में आ चुका कि कौन सा विकर्मित अनुदेशन पुनर्बलन या प्रबलन पर आधारित है, या ये कह दिया जाए कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। जी, ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर भी आधारित है। तो ये कहेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, साथ ही साथ पुनर्बलन और परबलन पर आधारित, पुनर्बलन और परबलन पर आधारित और क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित। जी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से अभिकर्म के अनुसार बालक स्वयं की गति से सीखते हैं? कौन से अभिकर्म में बालक को स्वाध्याय पर बल दिया जाता है? कौन से अभिकर्म में बालक अध्यापक पथ प्रदर्शक का काम करता है? या कौन सा अभिकर्म पुनर्बलन या परबलन पर आधारित है या क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है? ओके, इसके बाद हम रेखीय अभिकर्म की बात और आगे बढ़ाएं तो रेखीय अभिकर्म अनुदेशन में 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद के 3 तत्व होते हैं जो पुनर्बल प्रश्नोत्तर और पुनर्बलन पर आधारित होते हैं। अपन उसी की अभी चर्चा करते हैं रेखीय अभिकर्म में और क्या विशेष है। अब देखिए दोस्तों, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की संख्या की बात करें तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की संख्या 4 होती है। जी, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की संख्या, जी, पदों की संख्या 4 होती है। हमसे पूछा जा सकता है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पद कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 4। कई बार ऐसा भी कह सकता है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का इनमें से पद नहीं है,
तो इसका मतलब हमें नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो पद होता है वो प्रस्तावना पद होता है। क्या होगा? प्रस्तावना पद। और प्रस्तावना पद के बाद होता है शिक्षण पद। क्या होगा? शिक्षण पद। जी, 2 नंबर होगा शिक्षण पद। पहला प्रस्तावना पद, दूसरा शिक्षण पद, तीसरा अभ्यास पद और चौथा परीक्षण पद। तीसरा क्या होगा? अभ्यास पद। अभ्यास पद और चौथा होगा परीक्षण पद। परीक्षण पद। ये 4 पद होते हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की संख्या 4 होगी। प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद। इन 4 पदों में यानी इनके जो प्रत्येक जैसे पद है प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, इन प्रत्येक पद में 3 तत्व होते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक पद में 3 तत्व होते हैं। अब वो 3 तत्व कौन कौन से होंगे? यानी जो ये 4 पद हैं, 4 के प्रत्येक पद में 3 तत्व होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जी उद्दीपन। क्या होगा? उद्दीपन। और उद्दीपन के बाद 2 नंबर पे अनुक्रिया और 3 पे पुनर्बलन। 2 पे क्या होगी? अनुक्रिया और 3 पर पुनर्बलन। पुनर्बलन। जी, याद रखिएगा कि प्रस्तावना पद, शिक्षण पद और अभ्यास पर परीक्षण पद, ये रेखीय विकर्मित अनुदेशन में पदों की संख्या 4 होती है और प्रत्येक पद के अंदर 3 तत्व होते हैं। अब इन्हीं पदों की बात करें कि ये जो पद होते हैं प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, इनका जो क्रम होता है वो प्रश्न, प्रश्नोत्तर और पुनर्बलन पर आधारित होता है। यानी ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन प्रश्न, प्रश्नोत्तर और पुनर्बलन पर आधारित है। पुनर्बलन पर आधारित। दोस्तों ये बात भी याद होनी चाहिए कि उद्दीपन क्या है। जैसे कि हमने व्यवहारवादी सिद्धांतों में पढ़ा था कि व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध को यानी साहचर्य को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और उसके अंदर उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध या साहचर्य स्थापित होता है उसके अंदर वातावरण और परिस्थिति को प्रधान माना जाता है। वातावरण और परिस्थिति को प्रधान माना जाता है। जबकि रेखीय विकर्मित अनुदेशन में जो उद्दीपन के रूप में होता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है। यानी उद्दीपन के रूप में क्या होगी? पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु। ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रहा हूं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। यानी एस और आर में आपको पता है कि स्टिमुलस, उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी इस उद्दीपक के द्वारा स्टिमुलस को देखकर ही क्या की जाएगी? अनुक्रिया की जाएगी। और इनमें जो संबंध स्थापित होता है, जो साहचर्य स्थापित होता है, जो संयोजन बनता है वही अधिगम है। और इसके अंदर यानी उद्दीपन और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के मध्य वातावरण और परिस्थिति को महत्वपूर्ण प्रधान पद माना गया है। साथ ही साथ उद्दीपन के रूप में अगर हम रेखीय विकर्मित अनुदेशन में बात करें तो वो क्या होती है? हमारी पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक होती है। दोस्तों अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया याद रखिए, अनुक्रिया निर्भर किस पे करती है? यानी ये प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, ये प्रतिक्रिया या अनुक्रिया ये निर्भर किस पे करती है? उद्दीपन पे करती है। किस पर निर्भर करती है? उद्दीपन पर निर्भर करती है। यानी उद्दीपन के लिए ही, यानी ये अनुक्रिया उद्दीपन पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया के लिए या उद्दीपन के लिए अपेक्षित अनुक्रिया, यानी इस उद्दीपन के लिए उपेक्षित अनुक्रिया करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। जैसे उद्दीपन के अकॉर्डिंग ही अनुक्रिया हो, जैसे उद्दीपन कुछ है अनुक्रिया कुछ हो रही है तो इसका मतलब है नहीं सीख रहा। इसके बाद क्या है? पुनर्बलन है। इसके अंदर पुनर्बलन के लिए क्या किया जाता है? छात्रों की अपनी अनुक्रिया की जांच के लिए, छात्रों को अपनी अनुक्रिया के जांच के लिए उत्तर पद दिए जाते हैं और उत्तर पद में वो सही अनुक्रिया पा करके अपने आप में पुनर्बलित हो जाते हैं। ओके,
इसके बाद रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के बाद हम जो चर्चा करें वो है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। जी दोस्तों, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या है, ध्यान से सुनिए। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जी शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रवर्तक हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मन ए क्राउंडर है। नॉर्मन ए क्राउंडर 1960 ईस्वी। और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन को ही आंतरिक अभिकर्म या फिर परंपरागत अभिकर्म या बहुरूपीय अभिकर्म भी कहा जाता है। अब शाखीय अभिकर्म में क्या होता है, शाखीय अभिकर्म में क्या विशेष बात है दोस्तों। शाखीय अभिकर्म में बालकों को पढ़ने के लिए स्वयं की दिशा निर्धारित करता है, यानी बालक पढ़ने की दिशा इसमें स्वयं निर्धारित करता है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या है, बालक जो पढ़ता है पढ़ने की दिशा स्वयं निर्धारित करता है, यानी बालक पढ़ने की दिशा स्वयं निर्धारित करता है, यानी बालक स्वयं ही क्या करता है, किस दिशा में पढ़ना चाहिए या किस दिशा में हमें जाना चाहिए, यही बालक इसमें स्वयं निर्धारित करता है। साथ ही साथ अगर बालक त्रुटि करता है, अगर बालक त्रुटि करता है तो इसमें पिछला फ्रेम दे दिया जाता है। यानी शाखीय अभिकर्म में क्या होता है, फ्रेम होते हैं जी, फ्रेम दिए जाते हैं और फ्रेमों के अकॉर्डिंग बालक एक फ्रेम को सीखता है, फिर अगले फ्रेम की ओर बढ़ता है, फिर अगले फ्रेम की ओर बढ़ता है, यानी फ्रेम और फ्रेम आगे बढ़ता रहे। इसके बाद मान लीजिए कि बालक किसी फ्रेम में या बालक अगर त्रुटि कर देता है तो पिछली शाखा के फ्रेम का उसे अध्ययन करना पड़ता है। यानी इसमें भी अध्ययन जो शिक्षण सामग्री है वो फ्रेमों में बटी होती है। अगर बालक त्रुटि करता है तो उसे पिछले फ्रेम का अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, यानी पिछले फ्रेम को पुनः पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बालक त्रुटि नहीं करे, अगर बालक त्रुटि नहीं करे तो अगले फ्रेम का अध्ययन करेगा। जैसे बालक त्रुटि कर देता है तो उसे पिछला फ्रेम पढ़ेगा। अगर बालक त्रुटि नहीं करता, अगर बालक त्रुटि नहीं करता तो उसे अगले फ्रेम को पढ़ना होता है। किसको, अगले फ्रेम को पढ़ेगा। और फिर लास्ट में क्या होता है, यह निर्णय आंतरिक होता है, यानी इसमें बालक क्या करता है, त्रुटि करे तो पिछले को और त्रुटि नहीं करे तो अगले फ्रेम को पढ़ेगा। यह निर्णय आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है। यह निर्णय आंतरिक होने के कारण ही इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में और क्या विशेष है, क्या निदान उपचार को इसमें काम में लाया जाता है, इसके भी अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं, देखो शाखीय अभिकर्म में क्या विशेष है। तो शाखीय अभिकर्म में ध्यान से सुनिए कि शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु अंश के रूप में प्रदर्शित होती है, विषय वस्तु अंश के रूप में प्रदर्शित होती है जो रेखीय अभिकर्म से कुछ बड़ी होती है। यानी विषय वस्तु को अंश के रूप में प्रस्तुत तो किया जाता है परंतु वो रेखीय अभिकर्म पद से थोड़ा बड़ा होता है। साथ ही साथ विषय वस्तु से संबंधित बहुविकल्प प्रश्न होते हैं और बहुविकल्प प्रश्न के साथ साथ एक संदर्भ पृष्ठ दिया जाता है। यानी विषय वस्तु पर बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं और उन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के साथ एक संदर्भ पृष्ठ होता है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ के साथ संदर्भ पृष्ठ, यानी विषय वस्तु के साथ क्या बताया, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ ही संदर्भ पृष्ठ का विवरण होता है। संदर्भ पृष्ठ का विवरण होता है। अब संदर्भ पृष्ठ का विवरण होने के बाद अगर बालक गलत उत्तर का चयन कर ले, अगर बालक गलत उत्तर का चयन कर ले तो उसे उपचारात्मक निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अगर बालक
गलत प्रश्न का उत्तर चूज कर ले तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्राप्त होता है कि इसको दोबारा पढ़ें, यानी उस पद को दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, यानी मैंने क्या बताया कि विषय वस्तु जो होती है वो अंश के रूप में प्रस्तुत होती है, विषय वस्तु अंश के रूप में प्रस्तुत होती है जो रेखीय अभिकर्म के पदों से कुछ बड़ा होता है, और विषय वस्तु में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ संदर्भ पृष्ठ का विवरण भी इसमें होता है। अगर बालक गलत उत्तर का चयन कर ले, अगर बालक गलत उत्तर का चयन कर ले तो उसे उपचारात्मक निर्देश मिलते हैं, और उपचारात्मक निर्देश के अंतर्गत वो पद उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस विधि में अगर उत्तर की बात करें, इस विधि में उत्तर सा के रूप में स्पष्ट होते हैं। उत्तर किस रूप में होते हैं? उत्तर साखीय रूप में स्पष्ट होते हैं, यानी इसके अंदर जो उत्तर होते हैं प्रश्न के वो किस रूप में होते हैं? साखीय रूप में होते हैं। अगला पद और अगला पृष्ठ पर होता है, यानी जो अगला पद मिलेगा, अगला पद हमेशा अगले पृष्ठ पर मिलता है, अगले पृष्ठ पर। कहने का मतलब एक पृष्ठ पर एक ही पद होता है तो अगला पद अगले पृष्ठ पर मिलता है, इसीलिए इसे साखीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। यानी साखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्यों कहा गया? दोबारा सुनिए, विषय वस्तु अंश के रूप में प्रदर्शित होती है या अंश के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो रेखीय अभिकर्म से कुछ बड़ा होता है। विषय वस्तु में बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में उनके संदर्भ पृष्ठ का विवरण होता है। अगर बालक गलत उत्तर का चयन कर ले तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्राप्त होता है और वो पद उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। दोबारा पढ़ने के बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात उत्तर की करें, उत्तर शाखाओं के रूप में स्पष्ट होते हैं, उत्तर शाखाओं के रूप में स्पष्ट होते हैं, और अगला पद अगले पृष्ठ पर होने के कारण ही इसे साखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। दोस्तों, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो देखो यहां पे बात क्या आई है? उपचार की बात आई, उपचारात्मक निर्देश। या देखो, उपचार कब? जब समस्या को जान लो। तो कहने का मतलब ये जो अभिकर्मित अनुदेशन है ये निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। शिक्षण पर बल, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साखीय अभिकर्मित अनुदेशन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है, और यह अभिकर्मित अनुदेशन प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है, जिसमें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात हम साखीय अभिकर्मित अनुदेशन की ओर करें, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जी, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अगर कार्य विशेष की चर्चा करें कि साखीय अभिकर्मित अनुदेशन में कार्य किस प्रकार से होते हैं, तो दोस्तों कार्य विशेष में सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है? कार्य। यानी साखीय अभिकर्मित अनुदेशन में कार्य कितने प्रकार से बांटे जाएंगे? 3। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, नंबर 2 पे निदान। निदान का मतलब होता है समस्या को जानना, और तीसरा होता है उसका उपचार। ये 3 पद होते हैं। साखीय अभिकर्मित अनुदेशन के 3 कार्य होते हैं: प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके बाद उनकी समस्याओं को जानना और उनका निदान कर देना, यानी उनका उपचार कर देना। ओके, अब बात करते हैं, ये जो हमने पढ़ा ये साखीय अभिकर्मित अनुदेशन था। क्या था? साखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब लेते हैं हम साखीय अभिकर्मित अनुदेशन और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या अंतर है। साथ ही साथ दोस्तों याद ये भी रखना है कि साखीय अभिकर्मित अनुदेशन में तार्किक विकास होता है। क्या होता है? तार्किक विकास, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है तो यहां पे तार्किक विकास में भी सहायक है। तार्किक विकास में सहायक। यस,
ये तार्किक विकास में भी सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विशेष अंतर क्या है, दोनों में क्या विशेष डिफरेंस है, जो हमने पढ़ा उनमें हमें क्या अंतर नजर आया। अंतर की बात करते हैं कि दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अलग अलग में अंतर स्पष्ट आना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन थ्योरी में आ जाए। अगर क्वेश्चन थ्योरी में आ गया, अगर हमें इनके अंतर ध्यान है, अलग अलग इनको नॉलेज रखते हैं, तो हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो अब चर्चा करते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर क्या है। अब देखिए दोस्तों, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में अंतर क्या है। सबसे पहले अगर हम पदों के आकार की बात करें, पदों का आकार, जी हम पदों के आकार पे बात करें तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों का प्रकार छोटा होता है और इसमें पदों का प्रकार बड़ा होता है, यानी अपेक्षाकृत इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बात होती है पदों के आकार के बाद, पद या एक पद जो होगा एक या दो वाक्य के आकार का होगा, यानी इसमें जो पद होगा पद एक या दो वाक्य के आकार का, वाक्य के आकार का, यानी कहने का मतलब पद तो छोटे होते हैं परंतु पदों का आकार कैसे होगा, एक या दो वाक्य के आकार का ही होगा। जबकि इसके अंदर जो होते हैं पद, विषय वस्तु एक या दो पदों में होती है। इसमें जो विषय वस्तु ही होती है वो एक या दो पदों में ही होती है, विषय वस्तु की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात तीसरे अंतर की करें। अब तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो बात आती है पर्सन का। देखो इसमें भी बालक को पर्सन का उत्तर देना होता है, इसमें भी उत्तर देना होता है। अब अंतर क्या है, देखो इसके अंदर जो बालक पर्सन का उत्तर देता है वो स्वयं बनाता है, यानी पर्सन का उत्तर इसमें बालक स्वयं को बनाना होता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पर्सन का उत्तर बालक को स्वयं बनाना होता है, जबकि शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में बालक के अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन किया जाता है। इसमें अनुक्रिया के आधार पर उत्तर का चयन किया जाता है और इसमें जो पर्सन का उत्तर होता है वो बालक को स्वयं बनाना होता है। क्या बताया, पर्सन का उत्तर बालक को स्वयं बनाना होता है। क्या करना पड़ता है, बालक को स्वयं पर्सन का उत्तर बनाना होता है, जबकि शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में बालक की अनुक्रिया के रूप में, बालक की अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन किया जाता है। बालक की अनुक्रिया के रूप में सही उत्तर का चयन किया जाता है, यानी इसमें बालक की जो अनुक्रिया होगी, बालक की अनुक्रिया के रूप में सही चयन करना, सही विकल्प होते हैं, यानी बालक की अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प आएगा, सही विकल्प का चयन किया जाता है। देखिए अब इसमें जो प्रश्नों का उत्तर होता है यह प्रत्यासमण पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रत्यासमण पर आधारित है, जबकि ये जो है वो प्रत्याभिज्ञान पर, यानी इसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्यासमण पर आधारित होते हैं और इसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्याभिज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रत्याभिज्ञान का मतलब छुपा हुआ होता है, उन्हीं विकल्प में प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होता है। ओके, अब बात करते हैं त्रुटि की। इसमें जो बालक त्रुटिहीन अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। किसको, त्रुटिहीन अनुक्रिया को महत्व है। यस, इसमें जो बालक त्रुटि नहीं करना चाहिए, जो अनुक्रिया होगी उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटिहीन अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है, बालक अगर त्रुटि करता है तो त्रुटियों का स्पष्टीकरण दे करके, क्या करके,
त्रुटियों का स्पष्टीकरण देकर अधिगम को स्पष्ट प्रभावी बनाया जाता है। देखो यहां क्या है, त्रुटिहीन अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया जो होगी वो त्रुटिहीन होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जबकि यहां क्या है, त्रुटियों के स्पष्टीकरण देकर, त्रुटियों के स्पष्टीकरण को देकर के अधिगम को स्पष्ट प्रभावी बनाना। क्या बताया, त्रुटियों को या त्रुटियों का स्पष्टीकरण देकर अधिगम को प्रभावी बनाना। जी, इसमें अधिगम को क्या किया जाएगा, प्रभावी बनाया जाएगा। अब देखो फ्रेम इसमें भी होते हैं, फ्रेम इसमें भी होते हैं। अब इसमें जो फ्रेम का निर्माण होता है, फ्रेम का निर्माण होता है वो इस प्रकार किया जाता है, यानी रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में फ्रेम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बालक उत्तर या अनुक्रिया देने में त्रुटि ना करे। यानी इसमें जो फ्रेम बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि बालक उत्तर देते समय अनुक्रिया उसकी त्रुटिहीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्रुटिहीन। तो लिख सकते हैं फ्रेम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अनुक्रिया त्रुटिहीन होती है, यानी गलती का कोई आसार ही नहीं होता, गलती का कोई आसार नहीं होता। और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, इसके अंदर प्रतिपुष्टि होती है। यानी देखो यहां पे त्रुटि दी हो जाए तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और फिर अधिगम को क्या बनाना, आगे प्रभावी बनाना, यानी पिछले फ्रेम को पुनः पढ़ना पड़ेगा और सही पड़ जाता तो अगले फ्रेम में चला जाएगा। इसमें क्या है, फ्रेम का निर्माण करेंगे तो अनुक्रिया जो होगी वो त्रुटिहीन होगी। ओके, अब अगर बात करें किसकी, साखी अभिकर्मित अनुदेशन की। साखी अभिकर्मित अनुदेशन में प्रतिपुष्टि के लिए, किसके लिए, प्रतिपुष्टि, यानी दोबारा उसके आंसर देने, प्रतिपुष्टि के लिए बालकों को स्पष्टीकरण दिया जाता है। प्रतिपुष्टि के लिए बालकों को स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो हम कहेंगे प्रतिपुष्टि के लिए बालकों को स्पष्टीकरण देना होता है। किसमें, साखी अभिकर्मित अनुदेशन में। और इसमें क्या होता है, अब बात उत्तर की कर ले, सही उत्तर दिखाकर प्रतिपुष्टि दी जाती है। इसमें क्या किया जाएगा, यहां क्या करें, प्रतिपुष्टि के लिए बालकों को स्पष्टीकरण देना होता है और यहां पर क्या होता है, सही उत्तर है दिखलाकर प्रतिपुष्टि करते हैं। सही उत्तर है दिखलाकर प्रतिपुष्टि की जाती है। क्या की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती है। अब देखिए रेखीय अभिकर्मित और साखी अभिकर्मित अनुदेशन की अगर बात करें कि किसके लिए उपयोगी है, तो ये छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है, ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। किसके लिए, याद रखिए ये छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है और ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें त्रुटि का महत्व नहीं है, इसके अंदर त्रुटि को कोई महत्व नहीं, क्योंकि त्रुटिहीन है, त्रुटि को कोई महत्व नहीं है, परंतु यहां पे त्रुटि को विशेष महत्व दिया जाता है। अगर बालक त्रुटि करता है तो पिछले फ्रेम को पुनः पढ़िए, अन्यथा आगे बढ़िए। यानी यहां पर इस रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में त्रुटि को महत्व नहीं दिया जाता और साखी अभिकर्मित अनुदेशन में त्रुटि को महत्व दिया जाता है। बात करें उत्तर देने की, इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है। इसमें रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल फ्रेम अनुक्रिया करनी है। इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। यानी रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि साखी अभिकर्मित अनुदेशन में उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। जब इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती तो कहने का मतलब निश्चित उत्तर ही देना है। देखो क्या बताया, अभी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या बात हुई है कि इसके अंदर
छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है और वो बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है, ये बात भी हमने पढ़ी है। पर साथ ही साथ हम पढ़ रहे हैं जैसे ये छोटी कक्षा के लिए और ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है, ये भी पढ़ा। ठीक है, इसमें त्रुटि को महत्व नहीं, त्रुटि को महत्व नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता, जबकि इसमें त्रुटि को महत्व दिया जाता है, त्रुटि को महत्व दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, इसमें त्रुटि को महत्व नहीं दिया जाएगा, इसमें त्रुटि को महत्व दिया जाएगा। इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती, उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि इसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, मतलब उत्तर कुछ भी दे। इसमें उत्तर निश्चित, यानी उत्तर निश्चित होते हैं, यानी स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर निश्चित होते हैं। उत्तर क्या होंगे? निश्चित होते हैं। जबकि इसमें एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। अब रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विद्यार्थी एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तभी तो नाम क्या है? रेखीय है। विद्यार्थी एक ही दिशा में आगे बढ़ता है जी। और अगर हम शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न शाखाओं से होकर गुजरता है, विद्यार्थी विभिन्न शाखाओं से होकर गुजरता है, विभिन्न शाखाओं से होकर गुजरेगा। अब एक बात और ध्यान रखें, इसमें विविधता व नवीनता, विविधता व नवीनता कम होती है और इसमें विविधता और नवीनता अधिक होती है इसकी अपेक्षा। ओके, इसमें अनुबोध का प्रयोग अधिक होता है। किसका? अनुबोध का अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग, यानी अनुबोधात्मक का प्रयोग अधिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है? मात्रा सीमित होता है, यानी अनुबोध का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये पुनर्बलन परबलन पर आधारित है, जबकि निदान उपचार ये किस पर? पुनर्बलन और प्रबलन पर क्या देता है? बल देता है, जबकि ये किस पर देता है? निदान और उपचार पर बल देता है, निदान उपचार पर बल। ये बातें कुछ अंतर विशेष की बातें थी। अब हमने रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा, हमने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा, हमने इनके अंतर को भी पढ़ा। अब दोस्तों हम जो चर्चा करेंगे वो है अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन। अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन जी, सबसे पहले प्रवर्तक हम पढ़ चुके हैं। इसके प्रवर्तक जी कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। और 1962 देखो, इसी थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 ईस्वी को मैथेटिक्स नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। मैथेटिक्स नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। और ये जो मैथेटिक्स जो वर्ड है, मैथिन, यानी मैथेटिक्स शब्द है मैथिन, मैथिन यानी यूनानी भाषा, यूनानी भाषा के मैथिन का ही क्या है? ये व्युत्पन्न नाम है, व्युत्पन्न नाम, यानी मैथेटिक्स है जो यूनानी भाषा के मैथिन शब्द के व्युत्पन्न है। और इस मैथिन शब्द का अर्थ होता है
सीखना, इसीलिए जो इसका उपनाम पड़ा हो मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन भी पड़ा है। अब बात आती है कि मैथेटिक्स या अवरो अभिकर्मित अनुदेशन या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है क्या, इसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना। क्या बताया? विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब बात होती कि प्रोसेस चलती कैसे है। जी, इसमें तीन चीज होती है। एक तो होता है प्रदर्शन, एक होता है अवबोध और तीसरी होती है अनुक्रिया। क्या बताया? प्रदर्शन, अवबोध, अनुक्रिया, इन तीन के आधार पर, दोबारा सुनिए, प्रदर्शन, अवबोध, अनुक्रिया के आधार पर शिक्षण सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। किसके आधार पर? प्रदर्शन, अवबोध, अनुक्रिया के आधार पर शिक्षण सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, समझ में आया? ये बात थी पहली। ओके, अब इसमें जो शिक्षण सामग्री पे पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है, तो इसमें जो शिक्षण की नीति है, शिक्षण नीति, जी शिक्षण नीति अपेक्षाकृत लचीली होती है। इसमें क्या होती है? लचीली होती है, यानी शिक्षण नीति में बदलाव किया जा सकता है। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें पाठ्य वस्तु की, किसकी? पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। वैसा ही है, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। ओके, छोटे छोटे पदों में बांट करके क्या करते हैं? कार्य की पूर्णता देखी जाती है कि कार्य की पूर्णता के पश्चात ही, याद रखने वाली बात, कार्य की पूर्णता के पश्चात इसमें पुनर्बलन दिया जाता है। जबकि रेखीय विकर्मित अनुदेशन में क्या था? पुनर्बलन पे बल दिया जाता था। जबकि यहां पे क्या है? कार्य की पूर्णता, यानी कार्य जब पूरा हो गया हो, कार्य की पूर्णता के पश्चात ही पुनर्बलन या परबलन प्राप्त होता है। यानी बालक जब कार्य कर चुका होता है, उस कार्य को पूर्ण कर चुका होता है, तो उस कार्य विशेष से ही उसे पुनर्बलन या परबलन प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो अभिकर्मित अनुदेशन है, ये कौशलों के विकास में या कौशलों के शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में सहायक है। किसके लिए? याद रखिएगा, कौशलों के शिक्षण व प्रशिक्षण में सहायक है। कौशलों के शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में क्या है? सहायक है। साथ ही साथ इस अभिकर्मित अनुदेशन मतलब अवरो अभिकर्मित अनुदेशन में कौशलों का स्थानांतरण भी प्राप्त होता है या स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। तो हम कह सकते हैं कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी। जी, ये बातें थी किससे? अवरो अभिकर्मित अनुदेशन से। दोबारा सुनिए, प्रवर्तक थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। 1962 में इन्हें मैथेटिक्स नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। जो मैथेटिक्स वर्ड है, जो मैथीन का व्युत्पन्न है, जो यूनानी भाषा से बना है, जिसका अर्थ है सीखना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना, या ये कह दें कि ये जो अवरो अभिकर्मित अनुदेशन है, ये करता क्या है?
विषय वस्तु पर स्वामित्व पर बल देता है, विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल, यानी एकाधिकार पर बल देता है। ठीक है, इसमें प्रदर्शन अवबोध अनुक्रिया के आधार पर शिक्षण सामग्री पर बालक पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके बाद इसमें जो शिक्षण नीति होती है वो लचीली होती है। पाठ्य वस्तु को पदों में बांटा जाता है। कार्य की पूर्णता के पश्चात ही पुनर्बलन और प्रबलन प्राप्त होता है। कौशलों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक है, तो साथ ही साथ कौशलों के स्थानांतरण के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों, ये जो था आज अपना, ये था अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। अभिकर्मित अनुदेशन से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, नवाचार के रूप में इसको काम में लाया जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में इसे शेयर करिए और स्वयं एक लाइक और एक मात्र कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।